प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीज़न करते रहें और किताबों का सहयोग बिल्कुल लेते रहें, किताबों से दूर बिल्कुल ना रहें। प्रैक्टिस सेट भी ले लें, उसको भी हल करते रहें, है ना। हम जो पढ़ा रहे हैं वो समाज चल रहा है, समाज के पहले जो हमने पढ़ा है उसको भी रिवीज़न करते चलें। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि टी संज्ञा किसकी होगी, उपधा संज्ञा किसकी होगी, या संधियों में कुछ भी पूछ लिया जाए, लत संधि कहाँ होती है या जस्त संधि कहाँ होती है ना, गुण संधि का क्या भेद है ना। तो इस तरह से तमाम तरह से आप किसी तरह से जिस तरह से प्रश्न बन सकते हैं वो आप देख लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। संधि का सूत्र क्या है या संज्ञाओं का सूत्र क्या है ना। निष्ठा संज्ञा कितने सूत्रों की होती है, उपधा संज्ञा में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके जानने योग्य हैं। सब चीज़ों के विषय में हमने ढेर सारी बातें कर ली। देखिए, सभी को आपको जानना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि परीक्षा में ये सारे सवाल पूछते हैं और बहुत आसान से सवाल रहते हैं, ठीक ना। टॉपिक पर चलते हैं, समास की चर्चा कर रहे हैं इस समय हम, है ना। तो समास पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और अभी पहला दूसरा क्लास है ना समास के विषय में, तो बस इसको ध्यान से बस पढ़ते रहिए। प्रकरण चल रहा है समास का, ठीक ना। समास में कौन सी धातु है, जैसे पूछ लिया आपसे, तब क्या बताएंगे आप। समास पद में कौन सी धातु है, तो हमने बताया था शम उपसर्ग है और अश धातु है और घय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, घय, ये इया है, ठीक ना, घय प्रत्यय। तो इसमें से पूछेगा कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा धातु है इसमें, तो आपको इतना बहुत नॉर्मली से जानना चाहिए अस धातु है। लेकिन अस धातु किस अर्थ में प्रयोग हुई है, तो अस धातु फेंकने के अर्थ में, ठीक ना। लेकिन घय के साथ घय में आ बचता है, ये भाववाचक है, तो ये आस बन जाता है, ठीक ना। तो आस बैठने के अर्थ में होगा। कल इस विषय में हमने ढेर सारी चर्चाएँ कर ली जी। अनिल मौर्य जी नमस्कार, प्रणाम सर जी। देवव्रत पांडे जी, सिया अग्रवाल, एस धातु, अस धातु जी, सिया अग्रवाल सम उपसर्ग जी। देवव्रत पांडे गुड इवनिंग सर। अरुण कुमार तिवारी गुड इवनिंग। राम मौर्य, क्या लिखा, रूना मौर्य गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। सीताराम केशरी, देवव्रत पांडे, सभी लोगों को शुभ संध्या, है ना। सभी लोग बस पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। सबका हमने जो गुड इवनिंग है, शुभ संध्या, सबका स्वीकृत कर लिए हैं और सभी के लिए हमारी तरफ से शुभ संध्या। आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। आज समाज के विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कल तो हमने भूमिका बनाई, हमने बताया कि जैसे घर को बनाने से पहले ईंटें की तराई की जाती है, तो हमने कल तराई कर दी। अब क्या करना है, अब घर का निर्माण शुरू करना है। तो अब समाज का निर्माण शुरू होगा। समाज के भेद कितने हैं इसको सबसे पहले जानते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए समाज के भेद। समास के भेद, हेडिंग डाल लीजिए। सर मैथ की क्लास क्यों नहीं हो रही है। प्रणाम गुरुदेव। अमित पांडे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अनिल यादव, रोशनी पाल जी। देखिए, मैथ की क्लास कुछ कारण तो होगा ही, नहीं चल पा रही है और हमें जो है स्टाफ के कोई टीचर मिले नहीं। लेकिन आज हम ज़रूर पूछ लेंगे और सर से कहेंगे, हिंदी की जो क्लास चलेगी उनसे कहेंगे कि आप सबको सूचना दे दें कि क्यों नहीं चल रही है। अस्वस्थ चल रहे हैं या कोई और त्रुटि है, जो भी है आपको पता चल जाएगा। हमें अभी थोड़ा सा इस विषय में जानकारी नहीं है, हम अभी आए हैं, देखें, पता नहीं है हमको, ठीक ना। तो जो भी होगा वो सर बता देंगे। हिंदी वाले सर से पूछ लीजिएगा, या तो हम बता देंगे उनसे तो वो बता देंगे आपको, ठीक ना। हो सकता है उनका स्वास्थ्य ठीक ना हो, है ना। तो लिख लीजिए, समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, समास के 6 भेद हैं। समास के 6 भेद हैं। कोई दिक्कत, सभी लोग बस नोट करते चलिए। समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक ना, 6 भेद होते हैं उसके। देख लीजिए, जैसे हम लिख दें आ त
द्वब, ठीक ना, अतद्वब। इसको ऐसे भी आप जान सकते हैं, अतद्वब ऐसे हमने लिखा है, ये द्वब, ठीक ना, अतद्वब ये चीज हमने लिखा, ठीक ना। तो अतद्वब का मतलब क्या हुआ, इसमें से हमें समास निकालना है। पहला जो है इसमें पहला पद प्रधान, दूसरे में दूसरा पद प्रधान और तीसरे में दोनों और अंतिम में अन्य पद प्रधान। देख लीजिए, आ से अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास नोट कर लीजिए। यह है तत्पुरुष समास, ठीक, और यह है द्वंद्व समास। और ये अंतिम वाला है बहुव्रीहि समास, ठीक ना। ये चार पहले आप जान लीजिए। 6 प्रकार हमें बता, रागिनी पांडे जी 6 हैं। गुड इवनिंग प्रियंका यादव जी, गुड इवनिंग। देख लीजिए, अतद्वब ऐसे लिख लीजिए, तो इससे 4 प्रकार लिख लीजिए, है ना। फिर इसमें क्या करिए, जैसे ये आ से अव्ययी भाव, ता से तत्पुरुष, द्व से द्वंद्व और बा से बहुब्रीहि। तो तत्पुरुष का द्वि, क्या का द्वि, का द्वि का मतलब भी जान लीजिए। का द्वि का मतलब यहां कर्मधारय कर दीजिए और यहां पर दिगु कर दीजिए, ठीक ना। कर्मधारय समास और दिगु समास। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। यहां पर आपको 5वीं संख्या मिल जाएगी और ये 6ठी संख्या, ठीक ना। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय और दिगु समास, ठीक ना। सिया अग्रवाल जी, सभी लोग नोट करिए। तो इसको लिखने का ये रीजन बता देते हैं क्यों ऐसा लिखा गया, इसको 2 के नीचे क्यों रखा गया। कुछ विद्वान जैसे भट्टोजी दीक्षित कहते हैं, भट्टोजी दीक्षित अपने सिद्धांत कौमुदी में बताए कि तत्पुरुष के ये भेद हैं। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद दिगु। यदि आज से मान लीजिए घुमा के प्रश्न पूछता, वैसे आपसे पूछेगा कि समास कितने हैं, तब आप समास 6 बताइएगा। लेकिन बाय द वे यदि पूछ ले कि तत्पुरुष का भेद कौन सा है, तो तत्पुरुष का कर्मधारय है और कर्मधारय का दिगु है, ठीक ना। इतनी बात समझे रहिएगा, ठीक ना। बाकी 6 समास आप तो जान रहे हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय और दिगु, इतना तो जान लीजिए। लेकिन यदि कभी मान लीजिए बाय द वे ऐसा समास पूछता, ये देखिए सिद्धांत कौमुदी में ऐसा दिया था कि तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद दिगु है। लेकिन इसके विषय में भी हम अभी बता देंगे क्यों है उसका भेद, ठीक ना। पहले इतना जान लीजिए, ये 6 प्रकार हैं, ठीक ना, इतना जान लिए। अतद्वब, अतद्वब जान लीजिए, आ से अव्ययी भाव, ता से तत्पुरुष, द्वा से द्वंद्व और बा से बहुब्रीहि। समझ में आया जी सिया अग्रवाल जी। आ से अव्ययी भाव मतलब पहले का पहला पद प्रधान, जाने रहिए। देखिए लिखने पर ध्यान तो दीजिए ही, लेकिन थोड़ा सा हमारे जो लेक्चर पे उस पे भी ध्यान दीजिए। पहले का पहला प्रधान, दूसरे का दूसरा प्रधान, तो 2 पद ही होते हैं, तब क्या बचा। फिर तीसरा कहता है कि अब दोनों पद प्रधान कर दो, तब ये क्या कहता है, बहुब्रीहि कहता है कि सब तो हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया और दोनों भी हो गया, अब क्या बचता है। तो वो कहता बहुब्रीहि कहता अब तो कुछ बचा नहीं, तो कहता है कि अन्य वाला, तो मतलब अंतिम वाले का अन्य प्रधान, अंतिम वाले का अन्य प्रधान हो गया। लेकिन यहां पर 5वें वाला जो अतद्वब लिखे हैं, इसका अंतिम का अन्य प्रधान, ठीक ना। लेकिन तत्पुरुष का भेद हमने एक तरह से बताया, लेकिन ये 5वां 6वां आप जान लीजिए, ठीक ना। समास 6 प्रकार ही जाने रहिएगा, एक कर्मधारय और वो 5वां कर्मधारय और 6ठा दिगु समास, ये जाने रहिएगा। तो कर्मधारय जो है, कर्मधारय विशेषण विशेष से होता है। इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष से होता है।
और इसी तरह दिगु में भी, दिगु में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा विशेष्य होता है। तो एक तरह से ये भी पहला जो होगा संख्यावाची वो विशेषण ही होता है ना। जैसे 2 गायें है ना, 2 मूर्धा, 3 मूर्धा, चतुर्मूर्धा, इस तरह से मतलब 4 सर वाला या 10 सरों वाला है ना। तो जो विशेषण सर, कितने सर हैं, 10 है, तो विशेषण जो बता रहा है ये सारे विशेषण वाले हैं, है ना। तत्पुरुष में भी दूसरा पद प्रधान होता है, तो पहला क्या होता है, पहला भी किसी न किसी तरह विशेषण होगा। जैसे राजा का पुरुष, तो पुरुष किसका, राजा का, लेकिन पद जो प्रधान है वो पुरुष प्रधान है ना, जिसके विषय में बात की जा रही, लेकिन प्रधान कैसा है, जो राजा का है ना। तो ये विशेषता है एक तरह से। तो लेकिन अंतिम पद प्रधान है इसमें तत्पुरुष में। उसी तरह इनमें सारे में एक तरह से सिमिलरिटी है, मतलब एक तरह से मेल है, ठीक ना। ये चीज समझ में आई, कोई डाउट? ओके सर, कोई ना, सोमवार को ही चले। अमित पांडे जी, जी सर बोले हैं दशहरा के बाद क्लास होगी। अविनाश त्रिपाठी जी बिल्कुल, अब जैसा भी सर बोले हैं सभी लोग जान लीजिए, हमसे भी चर्चा नहीं हुई ना बात हुई है, तो इस वजह से हमने आपको झूठा कोई जवाब नहीं दिए। इस वजह से हमने कहा कि हिंदी वाले सर या तो बता देंगे या तो फिर पूछ के बताएंगे हम खुद ही, ठीक है ना। इतना जान लीजिए। अत द्वब, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। आ मतलब ये आ से अव्ययी भाव, तो अव्ययी कहाँ आ लिखा है, पहला, तो इसमें पहला पद प्रधान, तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान और द्वंद्व का दोनों पद प्रधान, और क्या बहुब्रीहि का अन्य पद प्रधान, और कर्मधारय विशेषण विशेष है, और इसी तरह दिगु संख्या पूर्व दिगु, है ना। तो इसमें पहला पद संख्या वाला रहता है। इसके विषय में अभी अच्छी तरह से चर्चा कर लेंगे, अभी बस केवल मोटा मोटा जान लीजिए, ठीक ना। रिपीट कर दीजिए सर, ठीक है, रिपीट कर देते हैं। हमने बताया अतद्वब, अतद्वब बता दिए, आ से अव्ययी भाव, ता से तत्पुरुष, द्वा से द्वंद्व, बा से बहुब्रीहि। इसमें हमने बताया कि अव्ययी भाव जो पहले में हमने बताया, तो पहले का पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान इसका रहेगा, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, है ना। तो शक्ति के अनुसार जो होता हो, तो ये यथा इसलिए प्रधान हो गया क्योंकि अव्यय पद था। अव्यय पद होने से सारा पद अव्यय हो गया, अव्यय किसी में जुड़ गया। जैसे हम आपको बता दें, गांव में जैसे मान लीजिए आप 5 लीटर दूध ले लिए और मान लीजिए 50 ग्राम दूध आपके पास रखा हो जो फटा रखा हो, यदि उसमें मिला देंगे तो पूरा 5 लीटर दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो वो जो 50 ग्राम आपका फटा दूध था वो क्या था, वो अव्यय था। उसने पूरे दूध को क्या कर दिया, अव्यय कर दिया। इसलिए ये चीज जो इसके साथ मिल गया तो ये पूरा क्या हो गया, अव्यय हो गया। ये चीज हम बताना चाह रहे थे, यथा अव्यय है और शक्ति क्या है, ये संज्ञावाची हो गया। तो इसमें यथा जब इसके साथ जुड़ गया तब क्या हो जाए, दो पूरा पद जो है वो अव्यय हो गया। अव्यय का कोई रूप नहीं चलता, विभक्ति वचन और कुछ भी इसका नहीं चलता, जैसा रहेगा वैसा रहेगा, ठीक है। जैसे धीरे धीरे है तो धीरे धीरे का कोई वैसा रूप नहीं चलता है ना। धीरे धीरे जैसे क्रिया विशेषण हो गया, इस तरह से कहीं पे भी जहां पे ये लगते हैं अव्यय, उसका कोई रूप नहीं चलता है, ठीक ना। अभी इसके विषय में अच्छी तरह से चर्चा कर लेंगे। ये जान लीजिए कि अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान, तत्पुरुष का दूसरा पद, द्वंद्व का दोनों पद और बहुब्रीहि का अन्य पद प्रधान होता है। कर्मधारय में पहला विशेषण होता है, जैसे पीतांबर, पीतांबर में पीला वस्त्र, पीतांबर का मतलब पीला, पीतांबरम होता है ना। तो पीतांबरम, पीतांबरा हो जाएगा तो बहुब्रीहि में चला जाएगा, लेकिन पीतांबरम होगा तो पीला वस्त्र, वस्त्र कैसा है, पीला है। तो ये पहला विशेषण हो गया है ना। और दिगु में जैसे मान लीजिए त्रिमुनि कह दिया गया, तो 3 मुनि जो होते हैं ना, तो मुनि कितने, 3। तो जो पहले 3 की संख्या आई वो संख्या पूर्व दिगु, जो पहले संख्यावाची हो और बाद में किसी संज्ञा का बोध करा रहा हो तो वहां पर दिगु समास होता है। इतनी बात जाने रहिए, ठीक है। सिया अग्रवाल, ओके सर, बिल्कुल आगे चलें। इतना समझ में आ गया सबको। तो समास के भेद कितने हैं, 6 हैं, नोट कर लीजिएगा ये सारे, है ना। आपको समझ में अतद्वब याद करेंगे तो अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। द्वंद्व है और ये बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि में भी बहुब्रीहि समास है, ठीक ना। और द्वंद्व में देख लीजिए द्व और द्वंद्व, है ना, तो इसमें भी द्वंद्व समास है। आगे इसके विषय में चर्चा करते हैं, कोई दिक्कत। सिया अग्रवाल आगे चलिए। अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होता। जी रागिनी पांडे जी आगे बता रहे हैं, अभी बता देते हैं। रवि कुमार मुरादाबाद, जय माता दी, जय माता दी भैया। नवरात्रि का चल रहा है सीजन भी, ठीक है। इसमें अव्ययी भाव जहां लिखे हैं इसमें लिख लीजिएगा,
इसमें लिख लीजिए पहला पद प्रधान, तत्पुरुष दूसरा पद प्रधान, ठीक ना। द्वंद्व का दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि का अन्य पद प्रधान। ऐसे नोट करे रहेंगे तो ये आपके संस्कार में बना रहेगा, ठीक ना। कर्मधारक और क्या है, द्विगु। इसमें संख्या पूर्वो द्विगु कर दीजिए। ऐसा नोट कर लीजिए तो ये आपके संस्कार में बना रहेगा इतना चीज, ठीक है, ये भूलेगा नहीं आपको। आगे चलें। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का नाम क्यों अव्ययी भाव समास पड़ा, इसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे अच्छा तत्पुरुष समास हुआ, क्या हुआ, तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास हो गया तो इसमें अव्ययी समास कर देते हैं, ऐसा कहते थे। भाव क्यों आया, भाव आने का एक रीजन है, जानते हैं क्या रीजन है। भाव आने का एक रीजन यह है, जैसे आप कहीं पे दुखद वाली चीजें देखते हैं तो वहां पर क्या करुण की भावना आ जाती, करुणा भाव आ जाती है ना। जहां प्रसन्नता वाली या हास्य विनोद का देखते हैं तो वहां हास्य वाला भाव आ जाता है। तो यहां पर अव्यय देखेंगे तो अव्यय वाला भाव आ जाएगा, केवल भाव आता है, ठीक ना। यहां पर अव्यय हो जाता है, भाव आ जाता है। तो बाकी इस तरह से नहीं है कि जैसे अव्ययी समास हो जाता तो केवल ये वहां पर जैसे दया वाला भाव आ जाए। हाँ, मानव गुण में स्वभाव होता है ना, दया भाव आ जाना, करुणा भाव आ जाना, प्रसन्नता का भाव आ जाना, कोई तरह का भाव आए, यहां पर अव्यय आ जाने से अव्यय का भाव आ जाता है, ठीक ना। मतलब उस तरह का हो जाता है। इतनी बात समझ में आई, बस केवल इसका इतना ही अर्थ है। यहां अव्यय आने से अव्यय का भाव हो जाता है। अभाव के अर्थ में भाव आ जाना, मतलब हम भाव की बात कर रहे हैं, अव्ययी भाव समास। यहां पर अव्यय आ जाता है तो अव्यय का भाव पैदा हो जाता है। जैसे हमने बताया कि दूध में यदि फटा दूध मिल जाता है तो वो पूरे दूध को उसी तरह कर देता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, अव्यय हो जाता है। यहां पर भी अव्यय का भाव यदि अव्यय आ जाएगा तो पूरे सूत्र में क्या करेगा, अव्यय कर देगा उसको उस तरह। जैसे दुख देख लिया तो आपका पूरा शरीर दुखमय हो जाता है, सुख देख लिए तो आपको भी प्रसन्नता हो जाती, तो पूरे शरीर से हो जाती। वही चीज यहां पर अव्ययी भाव समास कह रहा है, ठीक ना, अव्यय का भाव पैदा कर रहा है, ठीक ना। आगे चलते हैं। अव्यय जो होता है जान लीजिए, अव्यय को हम उपसर्ग भी कहते हैं। उपसर्ग भी कह सकते हैं, या उपसर्ग को अव्यय कह सकते हैं, ऐसा कर लीजिए। उपसर्ग को अव्यय कह सकते हैं, ऐसा कर दीजिए, ऐसा ज्यादा उचित रहेगा, ठीक ना। उपसर्ग जो होता है, जैसे जहां पर उपसर्ग लगा रहेगा वहां पर अव्यय हो जाता है। अब ये समझ लीजिए उपसर्ग और निपात और ये जो अव्यय होते हैं ये समझ लीजिए एक दूसरे के पर्याय हैं एक तरह से, ठीक ना। अंशी जी, तनु दुबे जी, जो उपसर्ग होते हैं उन्हें अव्यय कहा जा सकता है, निपात कहा जा सकता है, ठीक ना। तो वही चीज है,
ठीक ना, इसको लिख लीजिए, उपसर्ग को अव्यय कह सकते हैं। उपसर्गों की संख्या कितनी है संस्कृत में जान लीजिए। जहां उपसर्ग लगा रहेगा वहां पर भी अव्ययी भाव का कार्य करेगा, ठीक ना। देख लीजिएगा उपसर्ग कितने हैं, तो संस्कृत में उपसर्ग, यहां पर उपसर्ग की बात आई है तो नोट कर लीजिए, संस्कृत में उपसर्ग 22 हैं। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं, 22 हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको भी, 22 उपसर्ग। कहीं पे आपको लगा मिल जाएगा तो आपको याद रहेगा, प्रा, परा, अप, शम, अनु, अव, निश, निर, दुष, नोट कर लीजिए, दुष है, दुर, वी, आंग, प्रापरा, अपशम, अनुअव, निश, निर्दुष, दुर्वी, आंग, आधि, आती। सभी लोग नोट कर रहे हैं ना, पता नहीं आज ही मैंने भी ज्वाइन की है, क्या पूछ रहे हैं, ये आज ही स्टार्ट हुआ है ना, क्या समास कल से शुरू हुआ है, आज अव्ययी भाव शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। सु, उद, अभि, सत्रह हो गए, 18 क्या क्या हो गया, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, अप, 20 हो गए ना। क्या छूट गया, प्रा, परा, अप, सम, अनुअव, निश, निर्दुष, दुर्वी, आंग, अधि, आपी। आपी छूट गया एक जगह, इसको 22 में कर दीजिएगा, आपी, अभी, आदि, आपी, आति, सु, उद, प्रतिपरि, आप, ठीक ना। ये 22 उपसर्ग आप नोट कर लीजिए। किरण, रजक, कैसे, प्रणाम सर जी, कैसे हैं आप, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं मैडम जी, आप कैसे हैं, ठीक ठाक पढ़िए बस। यूपी अप हो गया है सर जी, अच्छा ये वाला, जी जी जी, तब एक और कहीं छूट रहा होगा, प्रा, परा, अप, शम, अनुअव, निश, निर्दुष, दुर्वी, आंग, निश, निर्दुष, दुर्वी, आंग, नी, दुर्वी, आंग, नी होगा, यहां पर नी कर दीजिए, नी उपसर्ग है एक, ठीक ना। ये 22 उपसर्ग हैं, इस तरह से आप याद कर लीजिए। इन्हीं 22 उपसर्गों को भी अव्ययी भाव में रखा जाएगा, ठीक ना। इनका जहां पर देखिए उपसर्ग जहां पर लग जाता है उसका अर्थ जो है बदल जाता है, ठीक ना। कहीं पर भी लगा कर देखिएगा, इसका अर्थ जो है बदल जाएगा, कोई भी शब्द के पहले लग जाएगा तो अर्थ चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें,
सर अप ही हो गया। अब ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अव्यय, जिन शब्दों पर लिंग, वचन और विभक्ति, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, विभक्ति का कोई असर ना पड़े, वह अव्यय कहलाता है। ठीक ना? वो क्या कहलाता? अव्यय कहलाता है। आगे चलें, सभी लोग नोट कर लिए हैं? एक बहुत बड़ा सा सूत्र है जहां पर अव्यय आपको देखने को खूब सारा मिलेगा, तो उसका अर्थ कितने तरह से होता है वो चीजें आपको देखना है। ठीक ना? सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, हाँ, अभ्यर्थी अर्थाभाव, इस तरह से करके बहुत बड़ा सूत्र है। ठीक ना? उसको नोट कर लीजिए, फिर उसके विषय में बात करते हैं। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थी अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव सर दिखाई नहीं दे रहा है। जुबिन निशा, हाँ हमें संस्कृत कुछ नहीं आती है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ पढ़ना, प्लीज़ बताएं। तनु दुबे जी, आप फिर से सारी वीडियो को देख सकते हैं, शुरू से सारी वीडियो पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर। आप चैनल के नाम से ढूंढ लीजिए, या तो फिर प्रकाश राय सर डालेंगे तो आपके पास सारी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक ना? तो आप पूरी वीडियो शुरू से लेकर अब तक सारी वीडियो देख लीजिए। आप नोट करते जाएं, उसका एक नोट्स बनाते चलिए। एक दिन में 2-3 वीडियो ख़त्म कर देंगे तो अति उत्तम है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना? आगे नोट कर लीजिए, अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव, और इसके बाद पश्चात, फिर इसके बाद यथा, यथा के बाद हो गया आनुपूर्व्य, फिर इसके बाद है योगपद्य सादृश्य, योगपद्य सादृश्य, संपत्ति। नोट कर लीजिएगा, इसका सबका अर्थ अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब तक अर्थ नहीं जानेंगे तो नहीं समझ में आए। इतना छोट छोट लिखल बा, क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा क्या? देख लीजिएगा, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, हम बोले दे रहे हैं अव्यय, अव्ययम है, विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थी अर्थाभाव
अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आन पूर्व योगपद्य सादृश्य संप्रति। ठीक ना, क्या लिखूं दिख नहीं रहा है सर, आपके यहाँ लाइट चली गई है क्या, साफ नहीं दिख रहा है। चलिए अच्छा फिर से लिख देते हैं भैया, नहीं तो आप परेशान कर देंगे। ठीक है, फिर से नोट कर लीजिए। अव्ययम विभक्ति समीप व्यर्धि समृद्धि व्यर्धि अर्थाभाव अर्थाभाव समझ में आ रहा, अब दिखाई दे रहा है, अब दिख रहा है जी। राहुल जायसवाल, गुरुजी आपकी हैंड राइटिंग कमाल की है। अमरेश सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा तो नहीं लिख पाते हैं लेकिन आपका स्नेह देखकर अच्छा लग रहा है। सर यही तो मैं भी बोली कि नहीं दिखाई दे रहा है। जुबिन निशा जी, मैडम जी हमें लगा कि शायद आपके मोबाइल में थोड़ा सा क्वालिटी कम हो शायद इस वजह से, लेकिन कई लोग जब कहने लगे तो हमें लगा कि हमारी ही कमी है। ठीक ना, आप देख लीजिए, आप साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक ना, अर्थाभाव अत्यय असंप्रति ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। शब्द प्रादुर्भाव शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आन पूर्व अनुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति। संपत्ति शाकल्य अंतवचनेषु। ठीक ना, इतनी चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिए। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आन पूर्व योगपद्य सादृश्य संप्रति साकल्य। इसको सबको तोड़ के हमने ऐसा बनाया है। ठीक ना, ये सब तोड़े गए, नहीं तो और लंबा सा ये पूरा एक एक लाइन था। ठीक ना, अभी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए सभी लोग। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आन पूर्व योगपद्य सादृश्य से संप्रति साकल्य और अंतवचनेषु। ठीक ना, इतनी बात कह रहा है। आगे लिखें, कल कौन कौन चलेगा विंध्याचल माता का दर्शन करने। ये लो भैया, यहां बुकिंग भी शुरू हो गई का भैया। हमने बताया इसमें एक चीज जानने वाली सबसे ज्यादा जरूरी जो यथा, इसको नोट कर लीजिए। यथा के 4 अर्थ होते हैं। यथा के कितने अर्थ होते हैं? 4 अर्थ। यथा के 4 अर्थ होते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछ सकता है कि यथा के कितने अर्थ होते हैं, तब आप बताइएगा यथा के 4 अर्थ होते हैं। ठीक ना,
यहां पर लिख दीजिए योग्यता। ठीक ना, पहला क्या है योग्यता, दूसरा है विप्सा, विप्सा, और तीसरा है अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य, और चौथा है सादृश्य। तो आपसे पूछेगा यथा के कितने अर्थ, तो आप बताइएगा यथा के 4 अर्थ। गुंजन प्रजापति, अब बहुत अच्छा दिख रहा है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है, आप लोग जैसा सजेस्ट करेंगे वैसा ही ठीक है। हमें पता नहीं था, हमें तो यहाँ से लाइट चल रही है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, हमें लगा कि कैमरे के पीछे भी वही हाल होगा जो यहाँ है। अंशिका सिंह पटेल, सर को भी लिवा जाओ। नहीं भैया ठीक है, हम आपके लिए यहीं रुके हैं, आप जाइए प्रसाद लेकर आइएगा, वितरित सबको कर दीजिएगा, थोड़ा सा प्रसाद हम तक भी पहुंचा दीजिएगा, बहुत महान कृपा होगी। ठीक ना, योग्यता, विप्सा, अनतिक्रम्य, और ये माँ है, अनतिक्रम्य है और सादृश्य। ठीक ना, तो ये यथा के 4 अर्थ हो गए। ठीक ना, यथा का जैसे इसका योग्यता में जो क्या कहते हैं, यथानुरूप होता है ना, यथानुरूप, तो योग्यता अर्थ देता है ना। योग्यता अर्थ का मतलब जैसा रूप, मतलब दूसरे का वैसा दूसरे का भी, है ना। तो ये एक तरह का रूप, ये योग्यता, समान योग्यता एक तरह से है ना। समान योग्यता जहां पर रखे वो यथानुरूप हो जाता है, ये यथानुरूप का। और विप्सा में मतलब, विप्सा का अर्थ होता है 2 बार। विप्सा का मतलब क्या होता है, 2 बार। 2 बार में जैसे क्या कहते हैं, धीरे धीरे, धीरे धीरे आप बोलते हैं ना, तो जब 2 बार कोई शब्द बोलते हैं तो वो विप्सा हो जाती है। जैसे बार बार आप कह देते हैं, बार बार, तो यहां पर भी क्या हुआ है, विप्सा हुई है। ठीक ना, जहां पर एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग किया जाए वहां पर विप्सा हो जाती है। ठीक ना, सिया अग्रवाल जी 2 बार। और किसी सब्जेक्ट की क्लास लाइव नहीं चल रही है? चल रही है, अभी इसके बाद हिंदी चलेगी भैया, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हिंदी चलेगी, अभी इसके बाद पर्यावरण चलेगा, है ना। अनतिक्रम्य का मतलब जैसे किसी के अनुसार जो चीज चले वो अनतिक्रम्य है। विपुन भैया, फेयर एंड लवली ज्यादा लगाते हैं क्या? भैया यहाँ पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ हो रहा है, कोई दर्शन करवा रहे हैं, कोई मेकअप की बातें कर रहे हैं, क्या है। पढ़ाई की बातें कर लीजिए भैया, ठीक ना, पढ़ाई की बात करेंगे ज्यादा मजा आएगा, परीक्षा नजदीक है। अब नोट करें, बहुत कमेंट हुआ जी, बिल्कुल मजा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई से बिल्कुल कोताही मत कीजिए। परीक्षा नजदीक है, अब आप दर्शन करने ले जाएंगे, कोई कह रहा है कि फेयर एंड लवली लगाइए, कोई कुछ, ये क्या है हा? थोड़ा सा सीरियस नहीं है हमें लगता है, या फिर आप तेज हैं, तेज तर्राट हैं। अनतिक्रम्य का मतलब लिख लीजिए अनुसार, ठीक ना। तो इसमें क्या, जैसे शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति जैसे आप लिखते हैं ना, शक्ति के अनुसार अर्थ निकलता है। इसमें क्या हो जाएगा, यथाशक्ति आप लिखे ना, यथाशक्ति, तो वो शक्ति के अनुसार हो जाता है, अनतिक्रम्य हो जाता है, ठीक ना। सादृश्य, सादृश्य अर्थ जहां पर हो वहां पर भी यथा का ही मतलब होता है, एक समान दिखाई दे, है ना। सादृश्य का मतलब एक समान। जैसे हरे सादृश्यम, सहारी लिखते हैं, सहारी आपने अभी अव्ययी भाव समास में आप पढ़ेंगे, अव्ययी भाव समास में सहारी, तो क्या हो जाएगा, हरे सादृश्यम, ठीक ना, सादृश्यम, हरे सादृश्यम, इस तरह से नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए। मैथ की क्लास चली थी, मैथ की क्लास शायद नहीं चली थी भैया, यथाशक्ति के अनुसार जी, शक्ति के अनुसार जी, वही अनतिक्रम्य के विषय में बात की है कि अनुसार जो होगा वो शक्ति के अनुसार, तो ये क्या हो जाए, यथाशक्ति। यथाशक्ति में शक्ति में अनतिक्रम्य होता है, उसका जो विच्छेद करेंगे तो वो हम केवल अनतिक्रम्य का अर्थ बताए, अनुसार होता है, तो अनुसार जो शक्ति के अनुसार चले, है ना।
तो उस चीज़ को हमने बताया है। इस तरह से आप समझ लीजिए यथा के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, यथा के 4 अर्थ होते हैं। ये किसी तरह से आपसे सवाल पूछेगा तो आप सही कर लीजिए कि यथा के कितने अर्थ होते हैं, तो आप बताइए यथा के 4 अर्थ होते हैं। ठीक ना, कोई डाउट? मणिकांत गाजीपुर से, सर इनको फ्यूचर के बारे में पता नहीं है। अभिषेक सिंह यादव, धन्यवाद भैया। अरे हम तो देखिए समझाते रहते हैं कि देखिए पढ़िए भैया, और क्या कहें, अरे सबको होगा। देखिए सब लोग लाइव हैं तो फ्यूचर के विषय में सभी लोग सोचते होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मजाक मस्ती में थोड़ा सा उम्र का तगाजा है ना, सभी नवयुवक हैं तो थोड़ा सा लड़खड़ाना स्वाभाविक है, हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे चलें। अब लिख लीजिए विभक्ति अर्थ। पहला हमने लिखा था ना विभक्ति, अव्ययम का मतलब अव्यय हो जाता है ना। ये अव्ययम का मतलब अव्यय यहां पर आपको दिखेगा, लेकिन ये विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, व्यर्धि अर्थ में, अर्थाभाव में, अत्यय अर्थ में, असंप्रति में, शब्द प्रादुर्भाव पश्चात, यथा, आन, पूर्व, योगपद, सादृश्य, संप्रति और साकल्य व अंतवचनेषु, इनमें क्या दिखेगा आपको? अव्यय दिखाना है। तो अव्यय तो आपको ये केवल ये अव्यय अलग से आपको बता रहा है कि अव्यय इनमें आपको दिखेगा, लेकिन अब इसका पहला ये है विभक्ति में कैसे अव्यय देखना है, वो चीज आप देखिए। ठीक ना, चलें। तो पहला है विभक्ति। सही कहें गुरुजी, हम सही कह रहे हैं, कलर दूसरा। अच्छा सागर मौर्य जी, बिल्कुल कलर दूसरा कर दे रहे हैं भैया, जो कहेंगे आदेश आपका सराखों पर भैया। अब सही है, विभक्ति जो है पहला नोट कर लीजिए। विभक्ति में जहां किसी विभक्ति का अर्थ हो, जहां किसी विभक्ति विशेष का अर्थ हो, इतना नोट कर लीजिए। ठीक ना, जहां पर किसी विभक्ति विशेष का अर्थ हो, ठीक ना, वो विभक्ति वाले में, जैसे हरौ इति, हरौ इति, हरि शब्द का सप्तमी एक वचन का है। ये हरौ कहाँ का है? सप्तमी एक वचन का है। ठीक ना, यहां पर लिख लीजिए सप्तमी एक वचन, ऐसा कर दीजिए, नहीं तो 7 की पावर 1 में आपको न समझ में आया। सप्तमी एक वचन, हरौ कहाँ का है? सप्तमी एक वचन का है। लेकिन इसको जैसे समासिक पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अधिहरि हो जाएगा। तो अधिहरि किस अर्थ में आया है? यहां पर विभक्ति अर्थ में आया है। अधिहरि में किस अर्थ में अव्ययी भाव हुआ है? विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव हुआ है। ठीक ना, इस तरह के आपसे सवाल पूछेगा। हरौ में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। तो अधिहरि में किस विभक्ति मतलब किस अर्थ में समास हुआ है अव्ययी भाव? तो आप बताइएगा विभक्ति अर्थ में। तब इसको देख लीजिए, इसका क्या अर्थ होगा, अर्थ नोट कर लीजिए। इसमें होगा हरि के विषय में, हरि के विषय में पै पर कहां का है? सप्तमी का है कि नहीं? तो ये सप्तमी का, इसीलिए इसमें चिन्ह लगा हुआ है, में लिखा हुआ है। तो यदि अधिहरि आपको दिखाई दे, अधि उपसर्ग जहां पर लगा हो, आप जान लीजिएगा कि वहां पर क्या हो रहा है, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में निकलेगा जो भी अर्थ निकलेगा, लेकिन अव्ययी भाव समास होगा। ठीक ना, विभक्ति अर्थ बता रहा, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में ये अर्थ निकला है। क्या कह रहा है? हरि के विषय में पै पर आता है सप्तमी में, सप्तमी अधिकरण में पै पर होता है। तो हरौ जो है ये सप्तमी एक वचन का है, इसलिए हरि के विषय में अर्थ निकलेगा। अधि जहां पर लगा रहेगा वो सब विभक्ति अर्थ में रहेगा। ठीक ना, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे और देख लीजिए, आत्मनि इति, आत्मनि इति, इसका सामासिक विग्रह क्या, वो सामासिक पद क्या बनेगा?
अध्यात्मम, अध्यात्मम बनेगा, ठीक ना, अध्यात्मम बनेगा। लेकिन इसमें भी देख लीजिए, यदि इसको तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, आधि धन आत्मन हो जाएगा कि नहीं। तो आधि आपको यहां पर भी मिला और आधि आपको यहां पर भी मिल रहा था, ठीक ना। तो यह आधि अर्थ जो है विभक्ति अर्थ में लगा हुआ है दोनों जगह, ठीक ना। तो यहां पर ई का या हो गया है, यण संधि आपको पहले बता चुके हैं इस विषय में। तो ई का आ या हो गया है और बड़ा आ इधर था तो या में बड़ा आ लग गया, अध्यात्मम बन गया, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई। तब यह किसके अर्थ में, आत्मा के विषय में इसका अर्थ हो जाएगा, आत्मा के विषय में, ठीक ना। इतना नोट कर लीजिए, आत्मन इति अध्यात्मम, ठीक ना। समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो बताइएगा। आगे चलें, आगे चलते हैं। अब समीप अर्थ देख लीजिए, या इसमें थोड़ा सा विशेष करके नोट कर लीजिए, यही जो अभी बताया इसमें विशेष करके नीचे नोट कर लीजिए। यहां पर आधि अव्यय विभक्ति अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ठीक ना। अब देख लीजिए समीप वाला, दूसरा नंबर क्या था, समीप था। अव्ययम विभक्ति समीप था ना, तो समीप वाला देख लीजिए। समीप अर्थ में आप जान लीजिए जहां पर अधि लगा रहेगा, अध्यात्मन हो गया, हाँ, या फिर अधिहरि हो गया, तो हरि के विषय में पै पर आत्मा के विषय में पै पर आ रहा है, वो आप अर्थ निकाल कर देख लीजिएगा, उसमें बताइएगा कि ये विभक्ति अर्थ में हुआ है, ठीक ना। इतना बस जानना था उसमें, ठीक है। यहां पर लिख लीजिए समीप अर्थ में, समीप अर्थ में, ठीक ना, आत्मा के विषय में। जी सीटेड भी नहीं किया होगा तो क्या कह रहे हैं भैया, आपस में बहुत सारी बातें करते रहते पढ़ाई के समय में, ठीक है। आगे चलें, जैसे देख लीजिए गंगाया समीपम, गंगाया समीपम, ये समीप अर्थ में है, ठीक ना। समीप अर्थ में क्या लग जाता है, उपसर्ग जो लगता है वो उप लगता है, ठीक ना। क्या लगता है, इसका यदि समास बनाएंगे तो क्या, ये देखिए समासिक, ये विग्रह है, इसको समासिक पद बनाएंगे या समास बनाएंगे तो क्या करेंगे, उपगंगम। यदि उपगंगम दे दिया तो आपको यदि समास विग्रह करना रहेगा तो गंगा या समीपम बनाइएगा, ठीक ना। और उपगंगम में किस अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है तो आप बताइएगा, उपगंगम में समीप अर्थ में जो है अव्ययी भाव समास हुआ है। इतनी बात जाने रहिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। यहां पर उपगंगम का मतलब यहां समीप अर्थ लिख दीजिए, गंगा के समीप, इसका अर्थ जो होगा गंगा के समीप हो जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बताइएगा। जैसे नरस्य समीपम, नरस्य समीपम, ये समीपम इसलिए ये समीप यहां पर रखें, इसको समीप अर्थ आपको दिखाना है, ठीक ना। तो ये समीप ये जब विग्रह करेंगे तभी आपको दिखाई देगा ना कि समीप अर्थ है कि नहीं है, ठीक ना। यहां पर फिर क्या हो जाएगा, उपनरम हो जाएगा, मतलब मनुष्य के समीप। क्या हो जाएगा, मनुष्य के समीप। ठीक है। इसी तरह नगरस्य समीपम कर दीजिए, नगरस्य समीपम कर दीजिए।
नगरस्य से समीपम का समासिक पद क्या बनेगा? नगरस्य समीपम का समासिक पद बनेगा उपनगरम। क्या बनेगा? उपनगरम। उपनगरम का अर्थ जो निकलेगा वो निकलेगा नगर के समीप। ठीक है, ये समीप अर्थ आपको पता चल गया। ये समीप अर्थ उप जहां पर लगा हो वहां पर कौन सा अर्थ निकलता है? समीप का अर्थ देता है। ठीक ना, उप जहां पर लगा रहेगा वो समीप का अर्थ देगा, और अधि जहां उपसर्ग लगा रहेगा वो क्या अर्थ देता है? वो विभक्ति का अर्थ देता है। ठीक ना, ये बहुत कठिन नहीं है कि इतना बड़ा सूत्र था, कितना कठिन हो जाएगा। ये इतना बहुत आसान से यदि आपको उदाहरण बताएंगे, आपको सब कुछ, फिर सूत्र को याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बस ये जान लीजिएगा, इतना बस जाने रहिए समीप अर्थ में क्या होता है। उप लगेगा तो समीप अर्थ, आदि उपसर्ग लगा रहे तो वहां पर विभक्ति अर्थ। इसी तरह से जितने भी रहेंगे सारे को तोड़ तोड़ कर हम बता देंगे, तो सारे आप सूत्रों के जो भी विच्छेदन किए थे सबका अर्थ जान जाएंगे, और कठिन कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक ना, बस आज की कक्षा को यहीं रोक देते हैं, कल की कक्षा को फिर से आगे बढ़ाएंगे। बस तब तक आप ये करते रहिए कि जितना हम पढ़ाते रहें उसको आप रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। ठीक से बस पढ़ते जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ जुड़ी हैं, बस मेहनत आप करते रहेंगे तो सफल जरूर हो जाएंगे। और देखिए, अब की बार यूपी टेट की परीक्षा में परीक्षा के अंक जुड़ेंगे। अब की बार हमने पेपर में देखा, उसमें लिखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो हर बार तो पास होना जरूरी रहता था, लेकिन इस बार अंक जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करने की कोशिश कीजिए। ऐसी हमारी विशेष शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन मेहनत करेंगे तभी हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ रहेंगी। ठीक ना, बस आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं, कल की कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बस